Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hope you all fine. हमने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्टार्ट किए थे and we have done almost 4 ISs. We have done IAS 8, then IAS 10, IAS 36, then we did IAS 38. IAS 37 is pending. Today we will discuss IAS 37 and then we will solve its practice questions. So here is IAS 37. IAS 37 में हमने 3 चीज़ें डिस्कस करनी हैं. They are provisions, contingent liabilities and contingent assets. So first of all, provision. Provision क्या होती है? If you see its definition, it is a liability of uncertain timing or uncertain amount. So one thing must be uncertain. दोनों में से कोई एक चीज़ uncertain होना ज़रूरी है. If you say it's a liability, तो ये उस तरह की liability नहीं है जिस तरह के हम लोग supplier से क्रेडिट पे माल उठाते हैं और हमारी liability बन जाती है. उस liability में हम लोग बिल्कुल कंफर्म होते हैं कि हमने कितनी अमाउंट पे करनी है और कितना टाइम है हमारे पास फॉर दिस पेमेंट. वी आर वेरी श्योर, वेरी क्लियर. तो वो तो कंफर्म लाइबिलिटी होती है, इट्स अ पेएबल. लेकिन प्रोविजन में हम कंफर्म नहीं होते कि हमने कब पैसे देने हैं और कितने देने हैं. तो एग्जांपल से बात क्लियर होगी कि हाउ इज इट पॉसिबल. यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स ऑन स्टॉक सोल्ड विद 5 years वारंटी. हमने सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हम बेचते हैं और पूरे साल में जितनी भी हमारी सेल हुई, हम क्या कर रहे थे, अपनी हर प्रोडक्ट के ऊपर हम 5 साल की वारंटी देते हैं कि जी ड्यूरिंग अपकमिंग 5 years इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद आवर प्रोडक्ट, आप अब हमारे सर्विस सेंटर पे आए, हम आपको उसकी क्लेम देंगे, आपको रिपेयर करवा के देंगे या एक्सचेंज करके देंगे, व्हाटएवर. अब सवाल ये पैदा होता है कि ईयर एंड डेट पे जब हम इस सेल को सम अप करेंगे तो ऑब्वियसली अपकमिंग ईयर्स में हमारे पास वारंटी क्लेम्स आने, तो वो वारंटी क्लेम्स जो आने वाले सालों में अराइज होंगे उसके लिए हमने रिकॉर्डिंग सेम ईयर एंड डेट पे करनी है. बेशक अभी वो वारंटी क्लेम्स फ्यूचर में आएंगे. तो यहाँ पे एक मैचिंग कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होता है कि सपोज 2019 में हमने ये वारंटी दी थी अपनी सेल के ऊपर, तो 2009 के ईयर एंड डेट पे हमने ये एंट्री इसकी करवानी है, दैट इज प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स. अब ये कैसे होनी है इस पे हम बात करेंगे. फिलहाल हमने सिर्फ इतना समझा कि भाई ये जो हम वारंटी देते हैं और जिसका खर्चा कंपनी को फ्यूचर में बियर करना पड़ेगा, एक्सपेंस करना पड़ेगा, उसके लिए हमने बहुत पहले से रिकॉर्डिंग करके रखनी होती है. तो देखें, हमने जो प्रोविजन रिकॉर्ड करनी होती है या रिकॉग्नाइज करनी होती है, इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं. एंड द पॉइंट्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट. और यहाँ पे देखें पास्ट इवेंट कौन सा हो गया कि गुजरे हुए साल में स्टॉक सेल करना, इट्स अ पास्ट इवेंट थ्रू आउट द ईयर. फिर इट्स अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन क्या होता है इस पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे. नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है देयर आर प्रोबेबल चांसेस. प्रोबेबल चांसेस का मतलब ये होता है कि मोर देन 50% चांसेस आर देयर, कि 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें ये वारंटी क्लेम्स आएंगे और इसके लिए कंपनी को एक्सपेंस करना पड़ेगा. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इट्स कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली. मीन्स आप सोचें कि पूरे साल में आपने सपोज 1 करोड़ की सेल की है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 करोड़ की सेल के बाद आपको कितनी अमाउंट के वारंटी क्लेम्स आ सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि उतने आ भी जाएं, लेकिन
आपके पास इतना नॉलेज एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप एक अमाउंट एस्टिमेट कर सकें कि फॉर दिस मच अमाउंट देयर विल बी द वारंटी क्लेम्स एक्सपेंस। तो अगर आप कॉस्ट मेजर नहीं कर सकते, तो हम अभी थोड़ी देर में इस पे बात करेंगे कि अगर हम कॉस्ट मेजर ना कर सकें तो हम उसकी प्रोविजन क्रिएट नहीं कर सकेंगे। उसके लिए क्या होगा ये हमने सीखना है कि भाई उस सिचुएशन में फिर हम क्या करेंगे। अच्छा, अगर ये सारे पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हैं तो हम एक एंट्री कर देंगे ईयर एंड डेट पे, दैट इज व्हाट वारंटी क्लेम्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर दैट वारंटी क्लेम्स अकाउंट क्रेडिट। इसका क्या मतलब है कि देखें 2019 में जो सेल हुई, उस सेल के ऊपर जो फ्यूचर में एक एक्सपेंस आना है वारंटी क्लेम्स के नाम से, वो एक्सपेंस हमने ईयर एंड डेट पे डेबिट कर दिया और उसके लिए एक प्रोविजन क्रेडिट कर ली। और फ्यूचर में जब वाकई ये वारंटी क्लेम्स हमें आएंगे हमारे सामने और इनको फुलफिल करने के लिए कंपनी का पैसा लगेगा, कंपनी का एक्सपेंस होगा, तो उस दिन क्या होगा, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो बेसिकली हमने एक प्रोविजन क्रिएट कर लेनी है ईयर एंड डेट पे, बेशक वो एक्सपेंस बाद में इनकर होना हो। तो ये पॉइंट्स हमने याद रखने कि जी पास्ट इवेंट हो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, देयर आर प्रोबेबल चांसेस हो और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अगर ये सारे पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हो तो हमने प्रोविजन क्रिएट करनी है। यहां पे ऑब्लिगेशंस एक्सप्लेन किए गए, एक है जी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एक है पॉसिबल ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो वही है जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि देयर मस्ट बी अ पास्ट इवेंट एंड इट्स कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली एंड देयर विल बी मोर देन 50% चांसेस मींस प्रोबेबल चांसेस। अगर ये सारे पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हैं तो इसके लिए हमने प्रोविजन क्रिएट करनी है। एक होता है पॉसिबल ऑब्लिगेशन, इसके लिए भी पास्ट इवेंट हो बट इट्स कॉस्ट मे नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसके लिए हम कुछ डिफरेंट सोचेंगे। और साथ ही साथ पॉसिबल चांसेस ऑफ आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट मींस लेस देन 50% चांसेस, लेस देन 50% चांसेस ऑफ आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब 50% से कम चांसेस हैं कि ये कंपनी को एक्सपेंस करना पड़ेगा। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इसको हम नाम देते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी का, कंसिडर एज कंटिजेंट लायबिलिटी। और ये जो कंटिजेंट लायबिलिटी होती है, इसको मैंने इसके लिए प्रोविजन क्रिएट नहीं होती बल्कि नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने इसको लिखना होता है। फिर से देखें पॉसिबल ऑब्लिगेशन होता क्या है कि देयर विल बी अ पास्ट इवेंट और इस अगर उसकी कॉस्ट आप मेजर नहीं कर पा रहे एंड देन देयर आर 50% से लेस चांसेस हैं, तो ये हम कंटिजेंट लायबिलिटी की कैटेगरी में ले जाते हैं और इसका एक डिस्क्लोजर देना होता है हमने नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। मजीद ऑब्लिगेशन की मजीद टाइप्स हैं। वन इज लीगल ऑब्लिगेशन, सेकेंड इज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है कि अगर हम कोई कानून की खिलाफ वर्जी करें, जैसे एज अ बिजनेस फर्म हम बहुत ज़्यादा वेस्ट अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, पोल्यूशन हमारी फर्म की वजह से हो रही है, तो देयर आर इंस्टीट्यूशंस जो इस पे एक्शन लेंगे और हमें फाइन हो जाएगा। इट्स एन इलीगल एक्टिविटी पोल्यूशन की वजह बनना। तो एक इलीगल एक्टिविटी की वजह से जो हमें फाइन या पेनल्टी चार्ज होगा, दैट इज आवर लीगल ऑब्लिगेशन कि हम उस फाइन को पे करें। एक होता है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या है कि हमारा किसी बिजनेस फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो कॉन्ट्रैक्ट फर्ज करें हम फुलफिल नहीं कर सके और वो जो मैटर है वो कोर्ट में चला जाता है,
जो अदर फर्म है वो हमें स्पेयर नहीं करती, बल्कि कोर्ट में ये मैटर ले जाती है कि जी हमारा इतना इतना लॉस हुआ है, हमें पैसे लेके दिए जाएं एटसेट्रा। तो जो हमारा एक राइज होगा एक्सपेंस या हम हमारे जिम्मे एक लाइबिलिटी आ जाएगी, दैट विल बी अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। देन कंटिजेंट लाइबिलिटी को यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया गया। इसके लिए कहा गया कि जी ये एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन होता है which depends upon occurrence or non-occurrence of some future event which is not under control of the organization। जैसे आप एग्जांपल से बात समझ सकते हैं कि कोर्ट में एक केस लगा हुआ है और उसका डिसीजन अभी आने वाला है। अब ये जो कोर्ट का डिसीजन आना है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, फर्म इसमें कुछ नहीं कर सकती। जस्ट जो भी एविडेंसेस हैं उसकी बेस पे या तो हमारे हक में फैसला आ जाएगा या हमारे खिलाफ आएगा। अब जो हमारा लीगल एडवाइजर है, जो हमारा वकील है, वो हमें बताएगा कि जी कितने % चांसेस हैं कि आप ये केस विन कर जाएंगे और कितने % चांसेस हैं कि आप केस विन नहीं कर सकेंगे। तो अगर पॉसिबल चांसेस हैं कि हम इस केस को हार जाएंगे, मतलब लेस देन 50% चांसेस हैं कि ये केस हम हार जाएंगे और हमारे जिम्मे एक एक्सपेंस आ जाएगा, एक आउटफ्लो आ जाएगा, तो हमने क्या करना है, इसके लिए एक नोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक डिस्क्लोजर लिखना होता है और इसको हम कंटिजेंट लायबिलिटी कंसीडर करते हैं। और बाज़ दफ़ा ये भी सिचुएशन होती है कि सब कुछ ठीक हो, मतलब मोर देन 50% चांसेस हो, पास्ट इवेंट हो, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन उसकी कॉस्ट हमें नहीं समझ आ रही। अगर कॉस्ट मेजर आप नहीं कर सकते तो इसको भी हमने कंटिजेंट लायबिलिटी ही मानना होता है और उसको डिस्क्लोज कर देना होता है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो ये डिफरेंट जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनको हम याद रखेंगे तो इस पर डिस्कशन हो सकेगी, ऐसे नहीं। तो कंटिजेंट लायबिलिटी के लिए हमने क्या याद रखना है कि देयर मस्ट बी अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन और पॉसिबल चांसेस हों, मतलब 5 to 50% मीन्स लेस देन 50% चांसेस आर देयर फॉर आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश, सिंपल। और बाज़ दफ़ा इसकी कॉस्ट आप मेजर करने की पोजीशन में नहीं है। तो इस सारे केस में हमने क्या करना है कि इसको नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक डिस्क्लोजर के साथ डिस्क्राइब कर देना है। उसके बाद है कंटिजेंट एसेट। कंटिजेंट एसेट जैसा कि कंटिजेंट लायबिलिटी है कि हमारे जिम्मे अगर कोई ऑब्लिगेशन आ जाता है विच इज़ नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह से कंटिजेंट एसेट है कि वो रिसीवेबल जिसका होना या ना होना डिपेंड करता है किसी फ्यूचर इवेंट पे। तो ये हम रिसीवेबल कब रिकॉर्ड कर सकते हैं, जब वी आर नियर 100% श्योर फॉर दैट रिकवरी। तो अगर रिकवरी के नियर 100% चांसेस हैं, इन दैट सिचुएशन हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। इससे पहले हम नहीं कर सकते। इससे पहले हम क्या करेंगे, अगर तो मोर देन 50% चांसेस है, मतलब 51 to 95%, तो इसको हमने एक डिस्क्लोजर के साथ लिख देना है। और अगर 5 to 50% मतलब पॉसिबल चांसेस हैं तो इसको जस्ट हम इग्नोर करेंगे। फिर से देखें एग्जांपल इसकी भी, आप वही सोच सकते हैं कि जी कोर्ट में केस चल रहा है और उसको विन करने के अगर तो मोर देन 95% चांसेस हैं, मतलब नियरली 100% वी आर श्योर कि ये केस हम विन करेंगे और हमें बेनिफिट्स आएंगे, तो तब हम रिसीवेबल डेबिट करके एक इनकम को क्रेडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर 51 to 95% चांसेस है तो इसको जस्ट आप डिस्क्लोज करेंगे, और अगर 5 to 50% चांसेस हैं तो हम इग्नोर करेंगे इसको, क्योंकि इनकम को या रिसीवेबल को इतनी जल्दी हमने रिकॉर्ड नहीं करना होता। जो कोई भी हमारा एक्सपेंस है, आपने देखा कि वो जो ही प्रोबेबल चांसेस पे आता है, 50% से ज़्यादा चांसेस पे आता है, तो हम उसको रिकॉर्ड करके बैठ जाते हैं, मीन्स के उसके लिए हम प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये भी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है उसको तो जल्द से जल्द रिकॉर्ड करो, लेकिन जो एक्सपेक्टेड इनकम या बेनिफिट है उसको इतनी जल्दी रिकॉर्ड नहीं करना हमने।
तो IAS 38 हम कर चुके हैं। IAS 37 में हमने 3 चीजें डिस्कस की, प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट। तो इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं जी, एक आध क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि बाकी आप खुद कर सकें। ये सारी की सारी वर्कशीट्स आपको जूम पे मिल जाएंगी, ये स्लाइड्स भी और इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी। सो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चलेंगी, ऑडिटिंग एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी हम क्वेश्चन करने से पहले ऑडिटिंग को देख लें, ऑडिटिंग को देख लें ज़रा। B2 स्लाइड्स, आपके स्लाइड्स क्यों नहीं, ये देखें ऑडिटिंग के नाम से। इधर ही कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग तो हो जाएगी। तो क्या हो गया? कि तो स्टूडेंट्स ऑडिटिंग, एक मैं इधर से लेता हूँ रिकॉर्डिंग। ऑडिटिंग की वर्कशीट आपको सबको शेयर कर दी जाएगी स्लाइड्स के शक्ल में, और इसके नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे। ऑडिटिंग में हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है कि व्हाई इज इट डन, व्हाई इज इट अकर्ड। तो सबसे पहले हम शेयर होल्डर्स की डेफिनेशन समझेंगे कि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। वी नो वेल द ओनर्स, द रियल इन्वेस्टर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। और ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं, दे हैव द अथॉरिटी to hire or fire the directors or auditors. So first of all, shareholders, they are the real owners or investors of the company. उसके बाद हैं जी डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स क्या होते हैं? डायरेक्टर्स क्या होते हैं कि डायरेक्टर्स आर बेसिकली मैनेजर्स appointed by the shareholders, and they are responsible to manage the operations of the company and to maintain all the records and also to prepare financial statements. तो डायरेक्टर्स जो हैं, ऑपरेशनल जितना भी काम है कंपनी का वो डायरेक्टर्स के जिम्मे होता है। डायरेक्टर्स may or may not be the shareholders. We just assume that directors are not the shareholders. Shareholders are the real owners of the organization. इसके बाद हम सीखेंगे कि who is the auditor. तो ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जिसको शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। क्यों अपॉइंट करते हैं? ताकि वो जो डायरेक्टर्स का किया हुआ काम है, डायरेक्टर्स ने जितना भी रिकॉर्ड मेंटेन किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं, सब कुछ उसको वो चेक करें, ऑडिटर चेक करे और अपना एक ओपिनियन दे कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू एंड दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर्स। इट मीन्स कि जो डायरेक्टर्स का किया हुआ सारा काम है उसके ऊपर ऑडिटर ने अपना एक ओपिनियन देना होता है। और ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स रियल ओनर्स हैं। जो डायरेक्टर्स हैं दे आर बेसिकली मैनेजर्स, दे आर पेड एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। तो क्या करते हैं शेयर होल्डर्स? एक इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन को बुलाते हैं जो आए और डायरेक्टर्स का किया हुआ काम चेक करे और अपना एक ओपिनियन सबमिट करवा दे बिफोर द शेयर होल्डर्स। तो हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं,
डायरेक्टर्स क्या होते हैं और ऑडिटर कौन होता है। होप दैट इज क्लियर। इसके बाद हमने अभी सीखा कि ऑडिटर ने एक ओपिनियन देना होता है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑडिटर जो ओपिनियन देता है वो दो तरह का हो सकता है। वन इज क्वालिफाइड ओपिनियन, सेकंड इज अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अब नाम से ऐसे लग रहा है कि क्वालिफाइड ओपिनियन मींस एवरीथिंग इज ओके एंड अनक्वालिफाइड मींस के देयर इज समथिंग रॉन्ग, हालांकि ऐसा नहीं है, इसका अपोजिट है। क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब ये होता है कि जब ऑडिटर ने कुछ एरियाज हाईलाइट करने होते हैं या कुछ हमारे लिए अच्छा नहीं कहना होता कि समथिंग इज रॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, विद द रिकॉर्ड्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर काम होना चाहिए, और वो बाज़ दफ़ा तो बहुत सीरियस कंसर्न भी हो सकते हैं, बाज़ दफ़ा ना हो, लेकिन देर आर सम पॉइंट्स टू कंसिडर, इट मीन्स दिस इज क्वालिफाइड ओपिनियन। अनक्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है कि व्हेन ऑडिटर सेज देयर इज नो मिस्टेक, नो मटेरियल एरर, एवरीथिंग इज ओके, मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, एवरीथिंग इज फाइन, दिस इज अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अब जो क्वालिफाइड ओपिनियन है इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। एक होता है एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। मतलब ये है कि जब ऑडिटर ने ये कहना होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर आर सम पॉइंट्स टू कंसीडर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन। तो वो हो सकते हैं जी, सबसे पहले एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ क्या होता है कि जब ऑडिटर को कुछ एरियाज ऐसे लगते हैं कि इन एरियाज पे मजीद काम होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा बहुत मटेरियल एरर्स नहीं है जिसकी वजह से ऑडिटर ये कहे कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। तो उसके लिए ऑप्शन है कि वो ऑडिटर क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट में एक पैराग्राफ ऐड करते हैं और उस पैराग्राफ को थोड़ा हाईलाइट कर दिया जाता है, डिफरेंट कलर, डिफरेंट फॉन्ट या बोल्ड करके, जैसे भी। तो उस पैराग्राफ में ऑडिटर जो है वो उन एरियाज को डिस्कस करता है जिन एरियाज पे मजीद काम होना चाहिए। वो कहता है कि ओवरऑल सब काम ठीक है, लेकिन कुछ एरिया है जिसमें मुझे कंसर्न्स नजर आए हैं, इन पे आप दोबारा काम कर लें। फॉर एग्जांपल, इफ ऑडिटर थिंक्स दैट इन्वेंट्री इज नॉट वैल्यूड अकॉर्डिंग द रूल्स, मतलब इन्वेंट्री को इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रूल है जी लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, लेकिन इस रूल को उसने फील किया कि इस चीज़ को फॉरगॉन किया गया है, इस रूल को जो है वो फॉलो नहीं किया गया। तो ऑडिटर क्या कहेगा कि आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन ज़रा दोबारा करवा लें, बाकी सब रिकॉर्ड्स ठीक हैं, जस्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन को आप दोबारा चेक कर लें। फिर एक होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या होता है कि इन केस ऑडिटर के साथ किसी तरह का कॉपरेट नहीं किया गया, उसको जो रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स थे, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रोवाइड नहीं किए गए, मैनेजमेंट की तरफ से कुछ भी कॉपरेट नहीं किया गया, तो इन दैट सिचुएशन ऑडिटर कहता है कि भाई मेरे साथ किसी तरह का कॉपरेट नहीं किया गया, सो आई कैन नॉट परफॉर्म माई ड्यूटी। तो और वो कहता है कि जी मैंने किसी किस्म का कोई ओपिनियन नहीं देना, एंड नॉर्मली वी कैन से कि वो ऑर्डर से रिजाइन कर जाता है या छोड़ जाता है, मीन्स कि वो इस पोजीशन में नहीं होता कि अपना ओपिनियन दे सके। क्यों? क्योंकि उसको जो रिक्वायर्ड रिसोर्स था कंपनी की तरफ से जो प्रोवाइड किया जाना था वो बिल्कुल नहीं किया गया। फिर एक होता है एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, दिस इज बेसिकली वर्स्ट फॉर्म ऑफ द ओपिनियन। और अगर ये ओपिनियन किसी कंपनी के बारे में आता है तो वो कंपनी यूँ कह लें कि बैंकरप्ट भी हो सकती है, क्योंकि कोई भी मार्केट से कोई भी बंदा ऐसी कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहेगा जिसके बारे में ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो इतना बुरा आ चुका हो। तो इसका मतलब क्या होता है, व्हेन ऑडिटर सेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, मींस देयर आर मटेरियल एरर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो impact of audit opinion on stakeholders decisions for company.
नो डाउट कि हु आर द शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स एंड अदर इन्वेस्टर्स लाइक, तो वो सब के सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। कंपनी की रेपुटेशन खत्म हो जाती है मार्केट से, बल्कि नेगेटिव रेपुटेशन मार्केट में चली जाती है कि जी इतनी ज़्यादा करप्शन, इतने ज़्यादा एरर्स हैं इस कंपनी के रिकॉर्ड्स में कि कोई बंदा भी इसके साथ काम नहीं करना चाहेगा। तो कंपनी की जो प्रेस्टीज है, जो एक डिग्निटी है मैनेजमेंट की, उसको कायम रखने के लिए ऑडिट होता है। जब ऑडिटर कंफर्म करता है कि जी एवरीथिंग इज ओके, मैनेजमेंट इज डूइंग वेल, डायरेक्टर्स आर डूइंग वेल, तो इससे क्या होता है, शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस एंड अदर स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो इनहेंस करता है, इंक्रीज करता है। एक पीस तो हमने देखा कि जो ऑडिटर का ओपिनियन है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कंपनी की रेपुटेशन पे और शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स के कॉन्फिडेंस पे। अलबत्ता जो अनक्वालिफाइड ओपिनियन है, मींस व्हेन ऑडिटर सेज एवरीथिंग इज ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, इन दैट केस जो शेयर होल्डर्स हैं, जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है, कॉन्फिडेंस इनहेंस करता है, कंपनी की गुडविल राइज होती है, कंपनी की गुडविल बेहतर होती है। सो इन दिस डिस्कशन हमने ऑडिटर को समझना चाहा, हु इज द ऑडिटर, उसके जिम्मे क्या काम है, हु आर द डायरेक्टर्स, उनके जिम्मे क्या क्या ड्यूटीज हैं, और ऑडिट जब वो करता है तो आगे उसने जो अपना काम करना होता है उसके बाद वो क्या करता है, एक ओपिनियन देता है, ओपिनियन की टाइप्स हमें पता होनी चाहिए। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये डिस्कशन हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एक चीज़ जहन में रखें कि जो डायरेक्टर्स हैं दे आर बेसिकली आंसरेबल टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स, दे हैव द अथॉरिटी टू हायर और फायर द डायरेक्टर्स, हायर और फायर द ऑडिटर्स। तो डायरेक्टर्स जो हैं वो आंसरेबल होते हैं टू दी शेयर होल्डर्स। और एक टर्म यूज की जाती है स्टीवर्ड्स, स्टीवर्डशिप। ये आप क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे बाई चांस वो वर्ड नहीं लिखा गया। तो डायरेक्टर्स आर बेसिकली एजेंट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, और एजेंट्स के लिए जो ऑल्टरनेटिव वर्ड है वो स्टीवर्ड्स यूज किया जाता है। इट मीन्स के डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज all the company operations, to use all the resources in the best interest of the shareholders, not in the best interest of themselves। ऐसा नहीं होता। अगर वो पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं being in the management of the company, तो ये इलीगल होता है और इसी वजह से डायरेक्टर्स पे केसेस वगैरह भी हो जाते हैं। सो इन दोनों एरियाज को, आईएसएस को, ऑडिटिंग को समझते हुए बहुत अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो क्वेश्चन आपने करना है, अपने एंड पे हो जाएंगे, ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह हम क्लास में करेंगे। सारा रिसोर्स आपको जूम पे शेयर कर दिया जाएगा। बाकी जो इससे पहले गूगल क्लासरूम में आपको एक असाइनमेंट शेयर की गई है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के हवाले से, वो जल्द से जल्द सबमिट करवाएं। गूगल क्लासरूम के ही प्लेटफॉर्म पे उसको सबमिट करवाना है। उसकी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो कि भाई कैसे उसको करना है, तो प्लीज़ जो आईटी वाले हैं उनसे कांटेक्ट करें। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।